नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप चौधरी और आप मेरे साथ उपस्थित हैं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम फायरमैन जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ है, उस फायरमैन एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। इनके आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन प्रश्नों को किस तरह से हल करना है और इनके आंसर क्या रहे थे। तो जो भविष्य में जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये काम का है और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए तो ये काम का है ही। तो यहाँ देखें, निम्न में से कौन सा युग्म और वाद्यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऐसा बताना है जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पहला है नड़ घन वाद्यंत्र, भपंग तत्वाद्यंत्र, सिंगी सुशिर वाद्यंत्र और तासा अवनद वाद्यंत्र। तो आप एक ट्रिक पढ़ते हैं कि मोर की नड़ मसकने से सतारा, सहनाई व पुंगी बजती है। ये ट्रिक मैंने आपको पढ़ाई थी और ये ट्रिक किसकी है? ये ट्रिक है सुशिर वाद्यंत्रों की। कौन से वाद्यंत्रों की? सुशिर वाद्यंत्रों की। तो सुशिर वाद्यंत्रों में ही आता है नड़, मशक, सतारा, सहनाई, पुंगी, मोरचंग, इसके अलावा अलगोजा भी आता है इसमें। ठीक है, तो पूरी ट्रिक है अल्तमस। मोर की नड़ मसकने से सतारा, सहनाई व पुंगी बजती हैं। तो नड़ जो है वो घन वाद्यंत्र नहीं है। आगे दूसरा देख लीजिए, भपंग। तो भपंग तो तत्वाद्यंत्र सही है। सिंगी भी सुशिर वाद्यंत्र में आती है और ताशा अवनद वाद्यंत्र में आता है, बिल्कुल सही है। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर होना है वो हो जाएगा नड़, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है। ठीक है, गलत कौन सा है? तो नड़ वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे दूसरा वाला। ये वाला देख लीजिए, ये 5वें नंबर का प्रश्न है, एक साथ निपटाते चलेंगे। कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल का नाम और स्थान सुमेलित नहीं है? तो ये आरटीडीसी जो है इसके होटलों के अलग अलग नाम हैं। जैसे अलवर में होटल मीनल है और हर जगह अलग अलग नाम मिलेगा आपको। जैसे कजरी ये उदयपुर में है, ढोला मारू जोधपुर में, मूमल जैसलमेर में और खादिम अजमेर में। तो इनमें से ये गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो दोस्तों जोधपुर जो है ना, यहाँ पे घूमर नामक होटल है, ना कि ढोला मारू। ठीक है, तो इसमें जोधपुर जो है ये इसका गलत उत्तर है। और कजरी उदयपुर में ही है, मूमल जैसलमेर में ही है, खादिम अजमेर में ही है। और अभी मैं एक लेक्चर इस पर लेके आऊँगा कि आरटीडीसी के होटल कौन कौन से हैं और किस जगह पर होटल जो है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो ढोला मारू जो है ये जोधपुर में नहीं है, यहाँ पे घूमर नामक जो है होटल है। चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में कौन नहीं होता है? विपक्ष का नेता, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो ये कह रहा है चयन समिति बनानी है आपको, जो क्या करेगा? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करेगी। तो उस चयन समिति में साथियों राज्यपाल का काम बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि राज्यपाल तो अंतिम रूप से इस पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, चयन समिति में विपक्ष का नेता होगा, गृह मंत्री होगा और मुख्यमंत्री होगा। और ये लोग क्या करेंगे? जो नाम भेजेंगे उस नामों को आगे कौन बढ़ाएंगे? राज्यपाल महोदय उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो राज्यपाल इसके सदस्य नहीं होते हैं। तो इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगला है, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी। तो यहाँ पर मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। साथियों यहाँ पर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, शुष्क सागवान वन। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अलवर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू। तो अलवर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू का जो इलाका है यहाँ पे आपको कौन से वन देखने को मिलेंगे? सालर वन और दूसरे कांटेदार वन। ठीक है, अलवर जयपुर में सालर वन देखने को मिल जाएंगे, चूरू झुंझुनू में आपको कह सकते हैं कांटेदार या उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में भी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन देखने को मिलेंगे। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी। तो हमको ऑप्शन उस तरह से देखना था प्रायोरिटी के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं साथियों। किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? तो पशु पक्षी चित्र शैली का जो है इसे सब जानते हैं लगभग बच्चे। बूंदी चित्र शैली को पशु पक्षी चित्र शैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पक्षियों का चित्रण किया गया है, पशु पक्षियों का। अगला है, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो साथियों शुष्क खेती उसी क्षेत्र में प्रचलित होगी जो क्षेत्र कैसा होगा? शुष्क होगा।
तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके पश्चिमी भाग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी थी, इसलिए वहाँ पे शुष्क खेती प्रचलन में होती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमिलित करना है, एक तरफ संप्रदाय दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी गद्दी दी हुई है। जैसे आपको पता है विष्णुई संप्रदाय की गद्दी है मुकाम, और यहाँ पे मुकाम कौन से नंबर पे है? 4th। तो यानी 1 का क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। 1 का 4th, एक ही ऑप्शन से सही हो रहा है साथियों ये। बाकी और देख लेते हैं। जसनाती संप्रदाय कहाँ है? कतरिया सर में, तो कतरिया सर आ जाएगा 1st पे। दादूपंथी कहाँ पे है? नारायणा जयपुर में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2nd। और रामस्नेही संप्रदाय कहाँ पर है? सिंगथल। रामस्नेही संप्रदाय की वैसे 4 पीठ हैं, शाहपुरा, सिंगथल, रैंड और एक आपकी खेड़ापा। ठीक है, ये 4 हैं, तो उनको अलग अलग तरह से हम पढ़ेंगे। सॉरी, खेड़ापा नहीं है, हाँ खेड़ापा ही है। रामस्नेही, तो ये आ जाएगा आपके 3rd नंबर पे, तो ये ठीक है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ये अपन ने कर ही लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे है, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे? तो नानूराम का संबंध आप जानते हैं, नानूराम किससे रहे? तो यहाँ पे पहला है तुर्रा ख्याल, बिल्कुल नहीं है। इससे तुर्रा और कलंगी ख्याल से संबंध तो किनका रहा था? आपके तुकनगीर और साहली का रहा था। शेखावाटी ख्याल, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुचामनी ख्याल से संबंध रहा था लच्छीराम का, लच्छीराम, ठीक है, जिन्होंने ओपेरा शैली में इसको कुचामनी ख्याल को शुरू किया था। तो शेखावाटी ख्याल जो है ये इसका सही आंसर है। नानूराम किससे संबंध है? शेखावाटी ख्याल से। अगला देखिए, मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो मांडो की पाल कहां पर है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर। और इस डूंगरपुर में ये मांडो की जो पाल है, ये क्षेत्र फ्लोराइट के लिए जाना जाता है। किसके लिए? फ्लोराइट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। निम्न में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन में जुड़े थे? तो हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? जुलाई 1734, और 17 ही जुलाई को हुआ था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो जगत सिंह बने थे, जगत सिंह द्वितीय, ये आपके अध्यक्ष बने थे। इसके बुलाया किसने था? सवाई जयसिंह ने। ये इसका अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, लेकिन महाराणा जो है उसकी उनकी पोस्ट बड़ी थी, उनका वंश बड़ा था, इसलिए इनको अध्यक्ष बना दिया गया। इस वजह से सवाई जयसिंह ने बाद में इसमें रुचि नहीं ली थी हुरडा सम्मेलन में। महाराजा जसवंत सिंह इसमें बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि महाराजा जसवंत सिंह जो हैं इनका टाइमिंग रहा था 1638 से लेकर के और 1678 तक। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1734। महाराजा अभय सिंह ये इसमें हो जाएंगे, क्योंकि इनका टाइमिंग था 1724 से लेकर के और 1749 तक। ठीक है, तो ये इसमें हो जाएंगे A, B और D। तो A, B, D देख लीजिए, A, B, D, तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सुमेलित नहीं है? तो चित्तौड़ में राणा रतन सिंह थे, 1303 की यह घटना थी। सिवाना में मालदेव, तो सिवाना में मालदेव का शासन रहा, लेकिन वो 1562 में रहा। ठीक है, 1562 में जब मालदेव पराजित हो गए थे शेरशाह सूरी से 1544-45 में, तो उसके बाद मालदेव ने कहाँ शरण ली थी? ये वहाँ चले गए थे सिवाना। ठीक है, तो 1562 नहीं, सॉरी 1545 के आसपास में ये सिवाना गए थे मालदेव। उसके बाद है रणथंबोर हमीरदेव, तो रणथंबोर में हमीरदेव रहे थे 1301 में, बिल्कुल सही है। और जालौर में कानड़देव, सही है, 1310-11। तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइमिंग था 1296 से और 1316, तो इस टाइमिंग को आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 इसमें मैच करेंगे, A, B और D, यानी सॉरी A, C और D, A, C और D, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? B, क्योंकि सिवाना मालदेव का संबंध अलाउद्दीन से नहीं था। तो साथियों 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ? तो आपको पता है महमूद लोधी, ये इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई था। हसन खां मेवाती और मेदिनी राय, ये 3 लोग जो हैं ये राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में लड़े थे, और इनका संबंध खानवा के युद्ध से था 1527 से। इसका सही आंसर हो जाएगा हाकिम खां सूर। हाकिम खां सूर पठान महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति भी थे। अगला है, राव जैतसी को छंद ग्रंथ की रचना किसने की? तो राव जैतसी बीकानेर के शासक थे, और इनके ग्रंथ की रचना जो किसने की थी? बीठू सूजा ने इस ग्रंथ की रचना करी थी। राजस्थान की रुंठित सरिता यानी ऐसी नदी जो अब सूख रही है, उसको कहा जाता है बाणगंगा को। किसको कहा जाता है? बाणगंगा को राजस्थान की रुंठित सरिता कहा जाता है। इसके साथ ही नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले,
तो आपको पता है नर्मदा नहर परियोजना आपके सीलू गांव जालौर से राजस्थान में प्रवेश करती है और ये बाड़मेर तक ही जाती है। 2 ही जिले हैं और इस पर स्प्रिंकलर यानी मैं कह सकता हूँ आपके फव्वारा पद्धति से सिंचाई होती है। ठीक है, चलिए दूसरा वाला देखते हैं अब, और अभी कुछ प्रश्न शेष हैं हमारे, उनको भी निपटा देते हैं। देखिए पहला है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है? तो राजस्थान का अबुल फजल जो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है वो कहा है मुणोत नैणसी को। मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अबुल फजल ने भी अकबर का बजट लिखा था और इन्होंने भी महाराजा जसवंत सिंह का बजट लिखा था। तो इसका वही रोल था जो अबुल फजल का था, इसलिए इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? तो सहजोबाई, ये चरणदास जी की शिष्या थी, और लालदास जी भी मेवात से संबंध रखते थे। ये मध्यकाल के थे और ये आपके आधुनिक काल के थे। सुंदरदास दादू जी के शिष्य थे, और सुंदरदास कहाँ के थे? दौसा के थे, तो वहाँ पे ढूंढाड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, सुंदरदास। अगला है, कौन सा युग्म लोक देवता और उनकी माता सुमेलित नहीं है? गोगा जी की बाछल, बाबू जी की कमलादे, तेजा जी की रामप्यारी और रामदेव जी की मैणादे। तो यहाँ तेजा जी की जो माता है उनका नाम था राजकुबरी, राजकुबरी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सुमेलित करना है, पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ स्थान है। सोनी जी की नसिया, ये आपके अजमेर में साथियों। 84 खंभों की छतरी, ये आपके बूंदी में है साथियों। बड़ा बाग, ये जैसलमेर में है, और सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में है। तो इनका मिलान हमको कर लेना है, यानी फर्स्ट के सामने हमको करना है थर्ड, तो फर्स्ट के सामने थर्ड 2 ऑप्शन में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? ये आपके बूंदी में है, यानी सेकंड का फोर्थ आ जाएगा, सेकंड का फोर्थ आ गया। उसके बाद आपके बड़ा बाग जैसलमेर में, यानी थर्ड का सेकंड आ गया, और चौथा है सुनहरी कोठी आपके टोंक में, यानी फोर्थ का ए आ गया, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इधर प्रश्न है, लोकनाट्य रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रम्मत का संबंध जो है ये जैसलमेर के तेज कवि ने शुरू की थी अपनी पुस्तक, तेज कवि ने अपनी पुस्तक स्वतंत्र बावनी से, स्वतंत्र बावनी इनकी पुस्तक थी, उससे स्टार्ट हुआ, और ये बीकानेर और जैसलमेर में खेली जाती हैं। बीकानेर में इसे पाटा संस्कृति भी कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? तो आपको पता है विक्रम संवत कब शुरू होता है? ये चैत्र के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। तो अब चैत्र शुक्ल पक्ष से जब शुरू हो रहा है, तो यानी चैत्र के महीने में जो कृष्ण जन्माष्टमी ये आपके भाद्रपद में आ गई, भाद्रपद, और रक्षाबंधन जो है ये आपके कौन से पक्ष में आएगा? ये आपके आ जाएगा श्रावण के महीने में। ठीक है, श्रावण में आ गया। अब होली आती है फाल्गुन में, और गणगौर जो है ये आपके किस में आती है? ये आपके आती है आपके चैत्र में शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर आ रही है, तो शुक्ल पक्ष के प्रथमा, फिर द्वितीया, और फिर आपके तृतीया, इस तरह से होगा। तो तृतीया को क्या आ रही है? गणगौर आ रही है। तो गणगौर तो आ गई कौन से? चैत्र महीने के स्टार्टिंग में आ गई, तो यानी विक्रम संवत के हिसाब से प्रारंभ में आ गई ना, वर्ष के प्रारंभ में, नववर्ष से तो प्रारंभ हो जाएगा, और तृतीया जो है तो यानी ये तो आपके आ जाएगी विक्रम संवत के हिसाब से वर्ष के प्रारंभ में आ जाएगा, पहला त्योहार आ जाएगा। ये पूछ रहा सबसे बाद में कौन सा आएगा? तो होली आपके फाल्गुन में आती है, यानी अंतिम महीने में आती है, तो इसका सही आंसर होली होगा। बहुत सारी कोचिंग संस्थान इसमें आंसर गणगौर कर रही होंगी, क्योंकि वो क्या कर रही होंगी, वो किस हिसाब से कर रही होंगी? क्योंकि ये चैत्र के महीने में आता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि विक्रम संवत शुरू होता है चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रथमा से। ठीक है, और ये शुक्ल पक्ष में आ रहा है, तो यानी ये पहला त्योहार है साल का विक्रम संवत के अनुसार अगर हम बात कर रहे हैं। तो अगर वैसे जनरली बात करते हैं तो गणगौर को अंतिम त्योहार माना जाता है। कहा जाता है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज त्योहारों को लेकर के वापस आती है और गणगौर उनको लेकर के समाप्त हो जाती है। ठीक है साथियों, तो ये आपके प्रश्न थे जनरल नॉलेज के, इनको मैंने हल करा दिया है। ये आने वाली परीक्षाओं में भी आपके लिए काम आ सकते हैं, तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको शेयर भी करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।